सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की ये शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 15 जो कि कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों के लिए ही है। यह ली गई है विज्ञान विषय से और इसमें हम जानेंगे अधातुओं के रासायनिक गुण। तो याद है ना आपको, जैसे कि हमने धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में बात की थी, चर्चा की थी और समझा भी था, ऐसे ही अब हम अधातुओं के भी रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं कि आज हम अधातुओं के रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, रासायनिक गुणों के बारे में जानेंगे, ये तो बात सही है। तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि अधातु जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तब हमें क्या क्या बदलाव देखने को मिलता है या क्या प्राप्त होता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो ऑक्सीजन से अभिक्रिया, अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके अधातु ऑक्साइड बनाती हैं। याद रखिएगा, जब अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेंगी तो वो अधातु ऑक्साइड बनाएंगी। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि अधातु प्लस ऑक्सीजन यानी O2 होता है, उसको जब हम रासायनिक रूप से लिखते हैं तो जब ये इनकी अभिक्रिया कराई जाती है तो बन जाता है अधातु ऑक्साइड। इसी तरह से सल्फर को जलाने पर वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनती है। याद रहेगा कि सल्फर जब उसको जलाया जाएगा, जलाने पर ऑक्सीजन गैस होती है ना, हवा में तो ऑक्सीजन गैस होती है, तो उससे अभिक्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड गैस बन जाएगी। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय किया जाता है यानी जल में मिलाया जाता है तो सल्फ्यूरस अम्ल प्राप्त होता है। तो ये कुछ छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, आप ध्यान देंगे, आप अच्छे से याद करेंगे तो आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। तो इसको हम रासायनिक रूप से इस प्रकार लिख सकते हैं, सल्फर जिसको S लिखा जाता है, ऑक्सीजन यानी O2, जब इनकी अभिक्रिया कराई जाएगी तो बनेगा सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2। फिर सल्फर डाइऑक्साइड यानी SO2 और जल का होता है H2O। तो जब SO2 को H2O से अभिक्रिया कराई जाती है तो मिलता है सल्फ्यूरस अम्ल यानी H2SO3। फिर कार्बन और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराई जाए तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, C+O2 CO2। और कार्बन डाइऑक्साइड और जल की अभिक्रिया कराई जाए यानी CO2 और H2O की अभिक्रिया कराई जाए तो हमें मिलेगा कार्बोनिक अम्ल यानी H2CO3, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड से मिला था। याद रहेगा, बहुत आसान है। तो अब हम जानेंगे कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है। इसको हम एक क्रियाकलाप के द्वारा जानेंगे कि अधातु के ऑक्साइड अम्लीय होते हैं या फिर क्षारीय होते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए कार्बन यानी कोयला, लाल और नीला लिटमस सूचक पत्र और कांच का जार। तो चलिए शुरू करते हैं। एक छोटे कोयले के टुकड़े को जलाया और उसके ऊपर कांच का जार उल्टा कर उसमें निकलने वाली गैस को इकट्ठा किया। फिर उस जार में थोड़ा पानी डालकर उसको गैस को जो है पानी में घोलने का प्रयास किया। मिश्रण को थोड़ी देर तक हिलाया और नीले तथा लाल लिटमस सूचक से टेस्ट किया। हमने देखा कि यह पानी और गैस का मिश्रण नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो जब नीला लिटमस लाल हो जाता है तो हम ये कह सकते हैं कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। फिर जल से जब अभिक्रिया करी जाएगी तो कैसा होगा। जल से अभिक्रिया, सामान्यतः अधातुएं जल से अभिक्रिया नहीं करती हैं, लेकिन कुछ अधातु वायु में बहुत सक्रिय होती हैं, इसलिए ऐसी धातुओं को जल में ही रखा जाता है, जैसे कि फास्फोरस। उदाहरण के लिए फास्फोरस एक बहुत ही सक्रिय अधातु है, यानी वायु में खुला रखने पर यह आग पकड़ लेता है। फास्फोरस से वायुमंडलीय ऑक्सीजन का संपर्क ना हो इसलिए उसे जल में रखा जाता है।
अब आपको याद रहेगा कि किस तरह से जल से अभिक्रिया करने पर अधातु में वैसे तो वो कुछ भी प्राप्त नहीं होता और कुछ भी हमें नहीं मिलता, लेकिन फिर भी कुछ अधातु ऐसी होती हैं जिन्हें ऐसी सक्रिय होती हैं जिन्हें जल में रखा जाता है। फिर सी है, अम्लों से अभिक्रिया करने पर अधातुओं का क्या होता है। सामान्यतः अधातुएं अम्लों से अभिक्रिया नहीं करती हैं और क्षारों से अभिक्रिया, अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया बहुत ही जटिल होती हैं। और इसके अलावा फिर अब हम जानते हैं कि कुछ अधातुओं के नाम या कुछ अधातुओं के उदाहरण, जैसे सल्फर, कोयला, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन इत्यादि। तो अब हम चलते हैं अपने प्रश्नोत्तर की ओर, ताकि हम स्वयं को जांच पाएं कि हमने कितना सीखा है। तो पहला प्रश्न है कि सामान्यतः पाए जाने वाली 4 धातुओं के नाम नहीं, यहाँ पर आएगा अधातुओं के नाम लिखिए। तो अभी जैसे हमने आपको बताया, सल्फर, कोयला यानी कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आयोडीन इत्यादि। फिर दूसरा प्रश्न है कि फास्फोरस अधातु को पानी में क्यों रखा जाता है। जैसा कि अभी हमने समझा कि फास्फोरस एक बहुत ही सक्रिय अधातु है, ये वायु में खुला रखने पर आग पकड़ लेता है और फास्फोरस से वायुमंडल में ऑक्सीजन का संपर्क ना हो, इसलिए उसे पानी में रखा जाता है। फिर तीसरा प्रश्न है कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है। तो अभी हमने जाना कि अधातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। और चौथा प्रश्न है कि निम्न कथनों में सही या गलत लिखना है। तो पहला कथन है कि अधातुएं अम्लों से तीव्र गति से अभिक्रिया करती हैं। क्या हमने ऐसा समझा था? नहीं, ये गलत है। और अधातुओं की क्षारों से अभिक्रिया जटिल होती है। जी बिल्कुल सही। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से आपको थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, मेरे साथ इसी तरह वर्कशीट को समझते रहिए, लेकिन ध्यान और मन लगाकर पूरी मेहनत के साथ पढ़ते रहिए। और अगर आपको कोरोना वायरस से बचना है ना, तो अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन और पानी से धोते रहिए। मास्क जरूर लगाइए, क्योंकि जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। धन्यवाद।